नमस्कार मित्रों, दृष्टि के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आंतरिक सुरक्षा की आई थिंक 19वीं क्लास के साथ आप सबके रूबरू हैं और आज का जो विषय है वो आपके सामान्य रुचि का विषय भी हो सकता है, क्योंकि आज हम मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ाने के लिए के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि आप सब इस बात से परिचित हों कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक है। लेकिन इसको पढ़ते समय कई बार मन में एक स्वार्थ भाव भी आता है कि जब हमारे पास भी अवैध स्रोतों से धन आएगा तो हमारे द्वारा उनको किन किन तरीकों से सफेद बनाया जाएगा। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस विषय को पढ़ते समय थोड़ा सा नैतिकता, थोड़ा सा राष्ट्र प्रेम से सराबोर होके पढ़ें और इसे गलत तरीके से ग्रहित करने की कोशिश ना करें कि हम किस तरीके से अवैध भ्रष्टाचार, रिश्वत के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, बल्कि ये सोचें कि सिविल सर्विसेज आपको लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का एक मौका देगा। और इस परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है कि देश में हर प्रकृति के भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जाए और उसके लिए धन शोधन जैसी अनैतिक, आपराधिक प्रक्रियाओं पर रोक लगानी बहुत ज़रूरी है। तो टॉपिक का नाम धन शोधन है। हमारे यहाँ जो बड़ा वाला हिस्सा है जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम वगैरह लिखा है, वहीं पर धन शोधन टॉपिक लिखा है। और धन शोधन जो है, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहते हैं, ये विशुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि धन शोधन से के अंतर्गत जो आपराधिक धन होता है, अनैतिक धन होता है, उसका प्रयोग देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। चाहे वो भर्ती हो, चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे वो हथियारों की खरीद हो, चाहे वो सरकारी तंत्र में सेंधमारी हो, चाहे वो ड्रग एंड नार्को ट्रैफिकिंग हो। इस सारे तरीकों की फंडिंग को हम टेरर फंडिंग के नाम से जानते हैं। और इसीलिए 1988-89 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था FATF, पेरिस कन्वेंशन से जुड़ी संस्था है। पेरिस में इसका मुख्यालय है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का यह उद्देश्य था कि इसके माध्यम से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के माध्यम से हम दुनिया भर में अनैतिक धन को जो नैतिक बनाया जाता है, अवैध धन को जो वैध बनाया जाता है, उसकी जानकारी जुटाएंगे और मिलजुल कर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पोस्ट 2000 अपनी गतिविधियों को इस पर केंद्रित कर दिया और उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ज्यादातर पैसा ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को ट्रैफिकिंग से जुड़ा है, जिसका प्रयोग टेरर फंडिंग के लिए किया जाता है। तो अब FATF नामक संस्था अवैध धन को वैध बनाने वाली प्रक्रियाओं की जांच से आगे इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि किन देशों द्वारा आतंकियों का वित्तीयन किया जाता है, किन देशों द्वारा आतंकवाद की फंडिंग की जाती है, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को आर्थिक सहयोग और समर्थन दिया जाता है। और इसलिए पोस्ट 2000 FATF ने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसके तहत उन्होंने टेरर फंडिंग से जुड़े देशों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए हैं। उन्हें अलग अलग सूचियों में डाला जाता है। पाकिस्तान के संदर्भ में आपने सुना होगा कि अभी जून में सम्मेलन हुआ, या एक सम्मेलन अभी जून में होने वाला था, फरवरी में हुआ, पिछले साल जून में हुआ था। तो इन सम्मेलनों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से आगे ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कवायद चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं जिन प्रयासों के माध्यम से अब, और चीन की सहायता से, वो ब्लैक लिस्ट में जाने से बच गया है। और अब कोविड प्रावधानों के बाद तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा, इसकी संभावनाएं अब कम ही हैं।
लेकिन ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि धन शोधन जो एक आर्थिक अपराध हुआ करता था, अब देश की सुरक्षा के अपराध की श्रेणी में आ गया है। तो हम एक एक करके इस टॉपिक को खोलने की कोशिश करते हैं, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग के चरण क्या होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन के तरीके या तकनीकें क्या होती हैं, किन किन तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। चौथे लेवल पर हम चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में या भारत में मनी लॉन्ड्रिंग इतनी अधिक क्यों है। इसके अगले लेवल पर हम चर्चा कर सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर किए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास किए गए हैं, ठीक। और उसके अंतर्गत फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग रोकने से जुड़े सुझाव दे सकते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक होगा जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाएगा। यदि हम मनी लॉन्ड्रिंग के अर्थ पर चर्चा करें तो सामान्य अर्थ में यह माना जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके का आर्थिक अपराध है, इकोनॉमिक क्राइम है, ठीक। कुछ लोग इसे आर्थिक भ्रष्टाचार कहते हैं। ऐसा आर्थिक अपराध जहां पर अवैध धन को वैध बनाया जाता है, वेयर इलीगल मनी इज मेड लीगल, ठीक। कुछ लोग इसे डर्टी मनी को क्लीन बनाया जाता है, ये भी कहते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जहां ब्लैक मनी को व्हाइट बनाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, सामान्य अर्थों में यह कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक तरीके का आर्थिक अपराध है जिसमें एक चरणबद्ध तरीके से, एक फेज्ड मैनर में, ठीक है, फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से अवैध धन को वैध बनाया जाता है, गंदे धन को साफ किया जाता है। भाई लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? लॉन्ड्रिंग शब्द निकला है, शोधन शब्द निकला है लॉन्ड्री से, और लॉन्ड्री आप जानते हैं, अरे जहां हम कपड़े साफ करने के लिए भेजते हैं अशुद्धता को दूर करने की, तो लॉन्ड्री शब्द निकला है शोधन से, सफाई से। तो जहां पर गंदे पैसे की सफाई होती है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है जहां गंदे धन की सफाई होती है। और गंदे धन का मतलब कौन से धन से है? जहां आपराधिक प्रक्रियाओं से प्राप्त धन को या आपराधिक प्रक्रियाओं से प्राप्त अनैतिक धन को, ठीक है ना, कानूनी और नैतिक बनाया जाता है। अब आप जैसी परिभाषा देना चाहें कह सकते। अवैध धन को वैध बनाया जाता है, डर्टी को क्लीन बनाया जाता है, ब्लैक को व्हाइट बनाया जाता है, या क्राइम एंड इलीगल मनी जो है, अनएथिकल मनी इज मेड लीगल एंड एथिकल, ये बनाया जाता है। अब देखिए, ये कहना कि ब्लैक को व्हाइट बनाया जाता है, ये प्रथम दृष्टया सही है, लेकिन इस परिभाषा में पूर्ण सच्चाई नहीं है। रीजन, क्योंकि ब्लैक मनी ऑलवेज क्रिमिनलाइज, मतलब आपराधिक होगी, ये सही बात है, लेकिन वो हमेशा अनैतिक हो, ये नहीं हो सकता। और इसलिए मैं इस बात से 100% सहमत नहीं हूं। प्रथम दृष्टया सहमत हूं, क्योंकि हर तरीके की जो ब्लैक मनी होती है उसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे अपराध तो जुड़ा होता है, क्योंकि आपने कानून का उल्लंघन किया है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हर ब्लैक मनी अनैतिक हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कोई कानून मुझसे कहता था कि पहले आपसे मिली फीस का 14 रुपए या 14.5 रुपए मुझे सरकार को देना नैतिक है, अब वो कह रहा है कि नहीं, 18 रुपए सरकार को देना नैतिक है। तो सरकार ऐसे नैतिकता की सीमा बढ़ाते जाएगी, तो यदि कानून नहीं मान रहा हूं तो आपराधिक तो है, लेकिन वो अनैतिक है, इस बात को कौन तय करेगा? और ये हमेशा कहा जाता है
कि लैंड लॉ ऑफ लैंड जो होता है, जो किसी जगह का कानून होता है, वो कानून नैतिक हो जरूरी थोड़ी है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में तो राजाओं ने ऐसे भी कठोर कानून बनाए थे जो पूरी तरीके से अनैतिक हुआ करते थे, चाहे वो जजिया कर हो, चाहे फ्रांस में लुई शासकों द्वारा रिग्रेसिव टैक्सेशन हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको यहां पर क्लियर करता हूं, पहले समझिए। मैं कह रहा हूं कि ब्लैक मनी दो तरीके से हो सकती है। एक गलत काम करके कमाई गई, दूसरा सही काम करके कमाई गई। तो मान लीजिए कि किसी ने रिश्वत से कमाया और किसी ने क्राइम से कमाया, ऑर्गेनाइज क्राइम से, तो वो गलत काम है। लेकिन अब आप मुझे ले लीजिए, ठीक है, या अपने घर में कोई व्यापारी हो उसको ले लीजिए। आपके पापा हैं, छोटे से दुकान चलाते हैं, तो किसी ने व्यापार करके कमाया, किसी ने शिक्षण करके कमाया, लेकिन इन दोनों ने टैक्स नहीं चुकाया, तो वो कौन सी मनी है? ब्लैक मनी। अब ये सच है कि दोनों तरीके का पैसा उस देश के कानून में, ठीक है, शोधन की जरूरत है, क्योंकि वो उसका प्रयोग आप नैतिक या कानूनी पैसे की तरह नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या कहेंगे, धन शोधन गंदे पैसे को साफ करना है या साफ पैसे को कानूनी करना है? तो मैं ये कहूंगा कि ये डर्टी मनी है, ये क्लीन बट इलीगल मनी है। मेरे लिए मनी लॉन्ड्रिंग इसको वाइट करना है, और इसको वाइट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि ये वाला पैसा है मेरा वाला, तो इसको तो मैं कभी भी वन स्टेप में क्या कर सकता हूं, लीगल बना सकता हूं। कैसे? सीधे टैक्स चुका दूंगा मैं, मेरे को टैक्स चुकाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा और आया था, इस पे टैक्स ले लो, मेरी मनी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो याद से ध्यान से समझिएगा, क्लीन बट इलीगल ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने के लिए, लीगल बनाने के लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार बार बार मौके देती है, आप वॉलंटरली डिस्क्लोजर कीजिए, टैक्स और पेनाल्टी चुकाइए, अपने पैसे को व्हाइट बनाइए। लेकिन ये लोग जिन्होंने स्मगलिंग से पैसा कमाया है, ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाया है, रिश्वत से पैसा कमाया है, क्या ये लोग सीधे सरकार से बोल सकते हैं कि देखो भाई ये पैसा मैंने ना प्रोस्टिट्यूशन से जमा किया था, ड्रग ट्रैफिकिंग से जमा किया था, टैक्स ले लो और इसको वाइट कर दो? मैं फिर से कह रहा हूं, ये वाले लोग स्रोत बता सकते हैं, ये वाले लोग स्रोत नहीं बता सकते, और इसलिए ये वाले लोग वन स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। यहां पे हो सकती है वन स्टेप में, कौन सी वाली कहा मैंने? डर्टी एंड इलीगल बोथ। ये वन स्टेप में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते। इनको मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए टू स्टेप लगेंगे। पहले इनको डर्टी को घुमाकर क्लीन दिखाना होगा, और फिर क्लीन को टैक्स चुकाकर, डर्टी को घुमाकर क्लीन करना होगा, और क्लीन में टैक्स चुकाकर उसको क्या करना होगा, वाइट करना होगा। तो कहने को तो मनी लॉन्ड्रिंग ये भी होती है कि मान लो मेरे जैसे शिक्षक ने कोई पैसा आपके फीस पे ऐसा आया है जिसको हमने नहीं चुकाया है टैक्स, तो वो भी यदि हम किसी टैक्स चुकाकर या किसी तरीके से कर रहे हैं तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है। लेकिन वास्तविक मनी लॉन्ड्रिंग क्लीन मनी की नहीं की जाती है, वास्तविक मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी की जाती है। यानी मैंने यहां जो पैसा कमाया लेकिन जिस पर टैक्स नहीं चुकाया, वो, मैं फिर से कह रहा हूं, इलीगल तो है पर डर्टी नहीं है, और मुझे वहां आय का स्रोत छुपाने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से मैं बहुत डीप में जाकर आपको परिभाषा बता रहा हूं, यदि आप समझें तो हम मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ कथनों पर आते हैं, जहां कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रक्रिया है जहां डर्टी मनी को क्लीन में बदलते हुए टैक्स चुकाकर लीगल या वाइट में बदला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रक्रिया है जहां
अवैध धन के स्रोत को छुपाया जाता है। तो आपको मैंने कहा कि मेरे पास यदि डर्टी मनी थी, आप मान ही लो डर्टी थी, यदि उस पर टैक्स नहीं चुकाया था, तो मैंने बिना स्रोत चुकाए उसको मैं वाइट बना सकता हूं। तो इसलिए इसको मैं मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं लूंगा। मैं एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्रिंग में किसको लूंगा? आपराधिक अनैतिक धन। सो जो क्रिमिनल मनी है, जो अनएथिकल मनी है, उस मनी को जिसके बारे में हम किसी को बता नहीं सकते हैं, उसको चोरी छुपे घुमाकर साफ करना और साफ करके अर्थव्यवस्था में जोड़ देना, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इसीलिए एफएटीएफ द्वारा जब मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा दी गई, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कभी किसी से डिबेट हो तो आप ये बता पाओ कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना भी मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन वो पूर्णतः मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग डर्टी मनी को क्लीन बनाना है। ये क्वेश्चन है। मेकिंग ब्लैक मनी व्हाइट is a kind of money laundering, but it is not complete money laundering. Complete money laundering is one where we make dirty money into clean money, or where we launder dirty money to clean. धन शोधन, काले धन को सफेद बनाना सीमित अर्थों में है, वास्तव में ये अवैध धन को वैध बनाना है, अस्वच्छ धन को स्वच्छ बनाना है। ये कंक्लूजन भी है और क्वेश्चन भी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यह बताया कि हम मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अपराध से प्राप्त धन को हम विभिन्न व्यापारिक लेन देनों के माध्यम से, मैं फिर से कह रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपराध से प्राप्त धन को विभिन्न व्यापारिक लेन देनों के माध्यम से इस प्रकार वैध बनाने का प्रयास करते हैं कि उसका स्रोत छुपाया जा सके और उसे अर्थव्यवस्था में जोड़ा जा सके। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स नाम की जो संस्था थी, उस संस्था ने ये परिभाषा दी है। हालांकि मैं चाहूंगा कि आप परिभाषा अपने मन से बनाएं, इतनी सारी में से आप कोई भी चाहें तो परिभाषा बना सकते हैं। अब परिभाषा या अर्थ जानने के बाद हम दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के चरणों के रूप में जाना जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग के चरणों को मैं थोड़ा अंग्रेजी में बता रहा हूं, ठीक। पहला चरण मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो माना जाता है उसे प्लेसमेंट कहा जाता है। मैं हिंदी में ऐसे लिख देता हूं आपको, प्लेसमेंट, ठीक है। इसे प्रवेश भी कहेंगे। दूसरे को लेयरिंग कहा जाता है, लेयर बनाना, ठीक है। परतीकरण कहेंगे हिंदी में। और तीसरे को इंटीग्रेशन कहा जाता है, इसे एकीकरण कहेंगे। अब इन तीन चरणों में मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। अब समझिए, प्लेसमेंट का सीधा सीधा मतलब है अवैध धन को अर्थव्यवस्था में उतारना। लेयरिंग का मतलब है उसे अर्थव्यवस्थाओं में घुमाना और छुपाना। और इंटीग्रेशन का मतलब है उसे कानूनी अर्थव्यवस्था से जोड़ना। अब देखिए कैसे होता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, सबसे जटिल प्रोसेस प्लेसमेंट की प्रोसेस है, ठीक है। और यह जटिल के साथ सबसे जोखिम भरी प्रोसेस भी है, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसमें अर्थव्यवस्था में अवैध धन को उतारा जाता है। निश्चित तौर पर अवैध धन को हम चेक के माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से, इनके माध्यम से तो उतार नहीं सकते हैं। अवैध धन को अर्थव्यवस्था में उतारने का तरीका होता है नकदी आधारित व्यापार। तो हम कैश की छोटी छोटी इकाइयों के अंतर्गत अवैध धन को अर्थव्यवस्था में उतारते हैं। छोटी छोटी नकदी पर हम लोगों की नजर थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन याद रखिएगा सरकार और एजेंसियों की नजर कैश पर ज्यादा होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा कैसा चरण है? जोखिम का चरण है। इसीलिए भारत सरकार जो कैशलेस होने की बात कर रही है, जो नोटबंदी का सरकार ने प्रयास किया, वो इसी आधार पर था कि जो अवैध पैसा अर्थव्यवस्था में उतारा जाता था वो पैसा एकमुश्त खत्म हो सके।
सोच अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन की कुछ खामियां रही हैं जिनको आप और हम सभी जानते हैं। तो प्लेसमेंट वह प्रोसेस है जिसमें अवैध धन नकदी के रूप में अर्थव्यवस्था में उतारा जाता है। यह प्रक्रिया सबसे जटिल है और सबसे जोखिम भरी भी है, क्योंकि नकदी पर एजेंसियों की नजर होती है। लेकिन एक बार यदि आपने पैसा अर्थव्यवस्था में उतार दिया तो यह पता तो रहेगा कि वो पैसा कहां से आया। अब दूसरे चरण में यह प्रयास किया जाता है कि आप पैसा कहां से आया उस स्रोत को छुपा सके, और इसके लिए उस पैसे को घुमाया जाता है। यह घुमाया जाता है बैंक टू बैंक, यह घुमाया जाता है कैश टू काइंड। आपने चेक बना दिया, ट्रेवलर्स चेक बना दिया, आपने सोने में बदल दिया, आपने शेयर्स में बदल दिया। इवन ये घुमाया जाता है, ठीक, कंट्रीज टू कंट्रीज, एक देश से दूसरे देश, राउंड ट्रिपिंग आपने सुना होगा, इसको पनामा भेज दिया, पनामा से वापस मंगवा लिया। मतलब उस पैसे को बैंक से बैंक, कैश टू काइंड, शेयर टू डायमंड, डायमंड टू गोल्ड, बुलियन, प्रॉपर्टीज, इन सब रूपों में, जितने भी धन के रूप होते हैं सारे रूपों में घुमाया जाता है। इतना घुमाया जाता है कि एक लंबी थ्रेड बन जाती है और उस बीच में से किसी एक थ्रेड को हटा दिया जाता है, बैंक वालों से सेटिंग करके, व्यापार वालों से सेटिंग करके, कि पिछला पैसा कहां से आया। अब इस थ्रेड को यानी धागे को पकड़कर कोई आगे बढ़ रहा है और अचानक से बीच में एक लिंक टूट गई, तो आप कभी ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि वो पैसा घुसा कहां से था, यानी इंसर्ट कहां से हुआ था, यानी उसका प्लेसमेंट कहां से हुआ था। और यही लेयरिंग का उद्देश्य है। लेयरिंग का मतलब है अवैध धन के ऊपर व्यापारिक सौदों की परत चढ़ाते जाना, और ये परत जितनी मोटी होती जाएगी, अंदर में वो धन कहां से आया था ये पहचानना बहुत मुश्किल होता जाएगा। ये सबसे लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन इसी प्रोसेस के अंत में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि वो पैसा जो अवैध नकदी के रूप में अर्थव्यवस्था में डाला गया था, अब किसी वैध बैंक अकाउंट में दिखाई दे रहा है। वो पैसा जो किसी अनाम नाम से किसी अवैध अकाउंट में डाला गया था, अब किसी वैध नाम से वैध अकाउंट में दिखाई दे रहा है। यानी प्लेसमेंट के अंतिम चरण में अवैध धन वैध बन चुका है, या डर्टी मनी क्लीन हो चुकी है। लेकिन क्लीन होकर भी अभी वो लीगल नहीं हुई है, क्योंकि लीगल तब होगी जब वो अकाउंट में जो पैसा दिख रहा है उस पर आपने क्या चुका दिया हो, टैक्स चुका दिया हो। तो इंटीग्रेशन यानी तीसरी जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रक्रिया में अब दूसरे चरण के अंत में जो मनी क्लीन हो चुकी थी, अकाउंट्स में दिख चुकी थी, उस मनी पर हम सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। उस पर टैक्स चुका देते हैं, उसका स्रोत बता देते हैं, क्योंकि वो तो अकाउंट में दिख रहा है। तो वैध अकाउंट में दिख रहे धन पर टैक्स चुकाकर हम उसे मूल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना देते हैं। इस तरीके से अवैध धन अर्थव्यवस्था में जुड़ जाता है, और इसे ही कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एक प्रश्न के तौर पर कभी भी पूछा जा सकता है दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ 3 फेज्ड प्रोसेस, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। धन शोधन एक त्रिचरणीय प्रक्रिया है। धन शोधन एक त्रिचरणीय प्रक्रिया है, जिसमें पहले अंतरण होता है या प्रवेश होता है, फिर प्रतीकरण होता है और फिर एकीकरण होता है। इन 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होती है। अब आपसे कोई पूछे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक। अब हम तीसरे हिस्से पर चलते हैं, जहां धन शोधन के तरीके या तकनीक या प्रविधियां, मैथड्स, इन पर चर्चा हो रही है, ठीक है। और नेचुरली प्रविधियों में मूल फोकस जो है हमारा, वो प्रवेश पर ही है। कुछ जगहों पर लेयरिंग की प्रविधियों पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो प्रविधि की जरूरत है ही नहीं, उस पर तो सीधे टैक्स चुकाना है। तो प्लेसमेंट और लेयरिंग में कौन कौन सी मेथड्स अपनाई जाती हैं, मेनली प्लेसमेंट में, पैसा अर्थव्यवस्था में उतारने में, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक, कि कौन कौन से तरीके हैं। और इन्हीं को पढ़ाना जोखिम भरा है, क्योंकि आप यदि गलत व्यक्ति चाहे तो इनका दुरुपयोग भी कर सकता है। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अवैध धन को वैध बनाया जा सकता है। पहला है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, व्यापार आधारित धन शोधन। ये सबसे बड़ा तरीका है। दूसरा तरीका है
रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी के सौदे जो होते हैं उनके माध्यम से। तीसरा तरीका है जुआखोरी, कसीनो, लॉटरी, चौथा तरीका है ठीक चैरिटेबल ट्रस्ट, इसमें रिलीजियस ट्रस्ट भी आएंगे, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट उनके माध्यम से होता है। ठीक, पांचवा तरीका है शेल कंपनियां, बेनामी कंपनियां, बेनामी कंपनियां। छठवां तरीका है ठीक राउंड ट्रिपिंग या टैक्स हेवन देशों से निवेश, ये छठवां तरीका हो सकता है, इसके माध्यम से हो सकता है। ठीक, सातवां तरीका, भाई मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग उपायों को हम देख रहे हैं कि किन किन तरीकों से हम मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत बात की जा सकती है। बैंक कैप्चर का है, यानी बैंकों पर नियंत्रण, ये बहुत प्रभावी तरीका है। ठीक, बैंकों पर कब्जा, इनको मोहरा कंपनियां भी बोलते हैं, शेल का नाम याद रखिएगा, मोहरा कंपनियां। मैं एक एक करके समझाता हूं। ठीक, तो ये तरीका है बैंक कैप्चर। ठीक, और उसके बाद भी यदि चर्चा करनी हो हमको कि भाई कैसे अवैध धन को वैध बनाया जाएगा या कैसे पैसे को बेहतर बनाया जाएगा, तो यहां पर हमने चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ न्यास वगैरह जो होते हैं ना, इनको भी रख सकते हैं। ठीक, फंडिंग, चंदा वगैरह जो होता है, ये एक तरीका हो सकता है। अब देखिए एक एक करके समझाते हैं। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में हम हमारे व्यापार को जानबूझकर बढ़ाकर या घटाकर दिखा सकते हैं, और बढ़ाकर और घटाकर दिखाकर हम अवैध धन को उसमें प्रवेश करवा सकते हैं। जनरली बढ़ाकर दिखाया जाता है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में। अब इसमें आप ओवर इनवॉइसिंग कर सकते हैं। ओवर इनवॉइसिंग का मतलब है कि आपने बिल जो था वो ज्यादा का बना दिया। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल इनवॉइसिंग कर सकते हैं, ओवर इनवॉइसिंग, मल्टीपल इनवॉइसिंग। इसमें आप फॉल्स इनवॉइसिंग कर सकते हैं, यानी गलत बिल बना सकते हैं इसमें आप। तो ये सारे तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग होगी। एक सरल उदाहरण देता हूं। अब अभी तो ऑफलाइन कोचिंग्स चल नहीं रही हैं, लेकिन आप ये समझिए कि दिल्ली जैसी जगह पर या किसी बड़ी जगह पर एक कोचिंग को चलाने के लिए मासिक खर्च न्यूनतम 5 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता। ठीक ठाक कोचिंग यदि हो तो बड़ी कोचिंग का 50 लाख और 5 करोड़ भी होता है। 5 लाख रुपए के हिसाब से 60 लाख रुपए उसको महीने के कोचिंग चलाने के लिए चाहिए, और इसका मतलब यह है कि उसका एनुअल टर्नओवर कम से कम 60 लाख रुपए से तो ज्यादा होना चाहिए। अब यदि ऐसा है तो किसी भी कोचिंग के पास यदि 100 बच्चों से कम है तो वो सरवाइव कैसे करेगी। लेकिन आप दिल्ली जैसी जगह पर देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनके पास 100 बच्चे भी नहीं हैं, वो भी धूमधाम से चल रही हैं। इन कोचिंग्स के पीछे जो चीज काम कर रही है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। हर कोचिंग संचालक या अधिकांश कोचिंग संचालकों के साथ हो सकता है कि उनके साथ पढ़े हुए या उनके रिश्तेदार आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस का पैसा होगा। अब वो पॉलिटिशियन, मान लीजिए मेरा एक मित्र है, उसने मुझसे कहा कि एक काम करो, तुम्हारी कोचिंग में 100 बच्चे आए, तुम 100 की जगह 200 बच्चे दिखाओ, और बिलिंग जो है वो 50 लाख की नहीं 1 करोड़ की करो, और मेरे पास जो 50 लाख रुपए रिश्वत के आए हैं उस 50 लाख को आप बता दो कि आपकी कोचिंग में बच्चे पढ़ने आए हैं। टैक्स एजेंसीज कम बच्चे दिखाओ तो छापा मारती हैं, ज्यादा बच्चों में उनको क्या दिक्कत है, उनको भी टैक्स मिलेगा। अब मेरे 50 लाख रुपए से जो टैक्स आपको लगता है, जीएसटी वीएसटी, वो सब काट लो आप, और वो काटने के बाद अब जो मेरा पैसा लगा है वो पैसा मुझ तक पहुंचाने का तरीका यह है कि आप मेरे परिवार से किसी को अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लो और उसको सैलरी के तौर पर वो पैसा मंथली दे दो।
अब ये सुनाने में बताने में बड़ा खराब लगता है, लेकिन आप समझ रहे हो ये क्या है। इसका मतलब यदि कोई ब्यूरोक्रेट 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेता है, वो 5 करोड़ रुपए की ओवर इनवॉइसिंग करवा के अपने मित्र की कोचिंग से ही अपनी बीवी की आय बता सकता है और उस बीवी की आय में टैक्स चुका के अपने 5 करोड़ के रिश्वत के पैसे को वाइट कर सकता है, क्योंकि वो रिश्वत के पैसे पर टैक्स चुकाने तो हमेशा तैयार था। दिक्कत ये थी कि वो क्या बोलकर चुकाए, उसके पास स्रोत नहीं था और आपने स्रोत दे दिया उसको ट्रेड, नगद आधारित व्यापार। अब यही नगद आधारित व्यापार जो सबसे ज्यादा इस देश में होते हैं, कोचिंग तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए, ये सबसे ज्यादा होता है बुलियन व्यापार में। सोना चांदी की ओवर इनवॉइसिंग कर दी। ओवर इनवॉइसिंग मतलब सोने की कीमत दुगनी करके बता दी, वजन दुगनी करके बता दिया, डर्टी मनी उसमें एब्जॉर्ब कर दी। फेक इनवॉइसिंग का मतलब है आपने पीतल को सोना बता दिया। मल्टीपल इनवॉइसिंग का मतलब है आपने एक ही स्टूडेंट का नाम 2 बार बता दिया। तो मल्टीपल इनवॉइसिंग मतलब एंट्री को 2 बार कर देना, फेक इनवॉइसिंग मतलब कांच को हीरा बता देना, पीतल को सोना बता देना, और ओवर इनवॉइसिंग मतलब ज्यादा नंबर में बच्चों को बता देना। ये सारे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग हैं जो भारत में उन व्यापारों में ज्यादा होता है जहां नकदी का कारोबार है। और भारत में तो आप जानते ही अभी भी 80% इकोनॉमी कैशलेस है, वो ठीक है ना, कैश है, सॉरी कैशलेस कह रहा हूं। और सबसे बड़ा एरिया जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग इस समय हो रही है वो सोने चांदी हीरे का व्यापार है, शिक्षण संस्थाओं से जुड़ा व्यापार है, और एक तीसरा स्थान वो जो है हमारा, हालांकि वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग थोड़े मतलब उसमें होती है, वो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी का जो व्यापार है, जिसको आप कृषि व्यापार बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से रूरल इकोनॉमी नगद पर आधारित। और इसलिए प्रश्न आ सकता है कि व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे प्रभावी स्रोत है, या दुनिया में कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे प्रभावी स्रोत है। अब आप इमेजिन कीजिए कि मैंने अपने उस मित्र के पैसे को वाइट किया, वहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, या दिक्कत तो थी, मतलब गलत काम था, लेकिन आपको उतना खराब नहीं लग रहा होगा क्योंकि कल को आप भी नौकरी करने वाले हो। लेकिन मान लो मेरे मित्र का वो जो 5 करोड़ मैंने वाइट किया या घुमाया, वो 5 करोड़ मेरे मित्र ने ड्रग्स बेच के कमाया होता, या वो पैसा उसको दाऊद ने या हाफिज सईद ने दिया होता और मैंने उसको अपनी कोचिंग से वाइट कर दिया होता, और फिर उससे आए वाइट पैसे से उसने भर्ती ट्रेनिंग या बम विस्फोट किया होता, तो उसके कितने दुष्परिणाम होते। क्योंकि डर्टी मनी तो डर्टी मनी है। तो इसीलिए इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है, और नेक्सस सबका है, क्योंकि जब उसने मुझे वो 5 करोड़ दिया तो उसने मेरे भी तो फायदे थे। एक, मेरा टर्नओवर बढ़ के दिख रहा है जबकि टैक्स नहीं लग रहा है। 2, उसने कुछ परसेंटेज कहा होगा इसमें से तुम भी रख लेना, तब तो मैं मनी लॉन्ड्रिंग करूंगा, ठीक है। तो मुझे सब प्लस प्लस दिखता है। तो उन देशों में जहां पर लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने तैयार हो जाते हैं, जहां लोग अपने आर्थिक लाभ के लिए ठीक गलत काम करने तैयार हो जाते हैं, वहां मनी लॉन्ड्रिंग देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगी। रियल एस्टेट कारोबार हमारे यहां हमेशा से ब्लैक मनी एब्जॉर्ब करने का तरीका रहा है, तो डर्टी मनी भी एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? दिल्ली में किसी प्लॉट की कीमत या किसी मकान की कीमत सरकारी मान लीजिए 2 करोड़ है, यहां पर आप मान लीजिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जहां पर मुखर्जी नगर में आप लोग रहते थे, 2 करोड़ रुपए सरकारी कागज पर है, लेकिन वो वास्तव में बिक रहा है 3.5 करोड़ में। तो आप 2 करोड़ रुपए चेक से दोगे और 1.5 करोड़ रुपए कहां से दोगे? कैश में दोगे। ये 1.5 करोड़ रुपए एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस मकान में। अब उस मकान को जब आप दोबारा बेचने गए तो आपने ऐसा ग्राहक खोजा जो उसको पूरा वाइट में फाइनेंस करवाना चाहता है, बैंक से फाइनेंस करवा लिया उसने, क्योंकि ज्यादा में बेचने पर दिक्कत नहीं है, सरकारी रेट से कम में बेचने पर दिक्कत है। तो फिर आपने किसी दूसरे आदमी को वो 3.5 करोड़ में फाइनेंस करवा दिया, और आपने फाइनेंस करवा के जब उसको बेचा तो आपके पास आपका 1.5 करोड़ रुपया जो डर्टी मनी था, अब वो मकान बेचकर प्राप्त पैसा हो गया। और इस तरीके से सरकारी मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का जो अंतर होता है, उस अंतर को यूज करके बहुत से लोग अपनी ब्लैक मनी एब्जॉर्ब करवाते हैं।
वो व्यापारी हो सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन इसी में बहुत से लोग अपनी डर्टी मनी एब्जॉर्ब करवाते हैं और जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा होता है। M.K. नारायणन हमारे पहले सुरक्षा पूर्व में मतलब सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, जैसे अजीत डोभाल जी हैं तो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और उन्होंने कहा था कि इस देश में सुरक्षा के लिए दो गंभीर खतरे बनकर उभर रहे हैं। एक रियल एस्टेट में निवेश, क्योंकि पहले तो यहां ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों का होता था, अब आतंकवादियों का हो रहा है, और दूसरा बॉलीवुड में निवेश। यहां पर लिखा नहीं मैंने, लेकिन एक जगह वो भी है। कौन सी जगह? बॉलीवुड या कंपनियों में जो निवेश किया जाता है, क्योंकि वहां खर्चा बढ़ाकर मतलब फिल्मों से जो प्रॉफिट आया तो आपने अपनी डर्टी मनी एब्जॉर्ब कर दी और आप उसका हिस्सा बन गए, और बाद में फिल्मों से आए प्रॉफिट को आपने अपने नाम पर ले लिया। ये पढ़ाना मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें हम तरीके बता रहे हैं चोरी करने के, लेकिन आप समझिए कि कैसे कैसे होता है ताकि आप रोक पाएं। ये बहुत मजेदार है। जुआखोरी आपको पता होगा गोवा में अलाउड है, कसिनोज वगैरह, ठीक है, कुछ राज्यों में लॉटरी भी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस मतलब कसिनो के मालिक से या लॉटरी वाले से सेटिंग कर लेनी है। मान लो मैं गोवा के कसिनो में गया, कसिनो मेरे दोस्त का है, उसको मैंने कहा कि भाई ये देख, ये 5 करोड़ रुपए मेरे हैं, ये 5 करोड़ रुपए ना डर्टी मनी है, ये रिश्वत से आई है, ये ड्रग्स से आई है, किसी से आई है। अब एक काम कर, इस 5 करोड़ में तेरे को टैक्स लगेगा 1 करोड़, तू 1 करोड़ रख ले, फिर 50 लाख रुपए और रख ले अपने लिए, और एक काम कर, अगला जैकपॉट मेरा लगवा दे 3.5 करोड़ का। मैंने ही उसको पैसा दिया और उस पैसे से मैंने कहा कि अब अगला जैकपॉट मेरा लगेगा या अगले घोड़े की दौड़ में मैं जीतूंगा, तो वहां तो हजारों गुना पैसा मिलता है। तो उसने ये दिखाया कि भाई मेरा दोस्त आया था, उस बेचारे ने 2 लाख रुपए का जुआ खेला, 2 लाख रुपए के जुए में वो 5 करोड़ रुपए जीत के चला गया, 3 करोड़ रुपए जीत के चला गया। तो यदि मेरी सेटिंग है जुआखोरी करने वाले से, यदि मेरी सेटिंग है घुड़दौड़ करने वाले से, या फिर लॉटरी लगाने वाला जो है उससे सेटिंग है मेरी कि भाई मेरे नाम की लॉटरी निकलवा दे, लॉटरी में जो पैसा देना था वो मुझसे ही ले ले। अब जब मैं पैसे को लूंगा तो ये कहा जाएगा ना कि मुझे तो घुड़दौड़ जीत के मिला, मुझे तो जुए में मिला, या मुझे तो वो भी लीगल है वहां पर कसिनो, या मुझे किससे मिला? लॉटरी से मिला। इसी में लोग आजकल एक और चीज जोड़ रहे हैं, अवार्ड। कौन से अवार्ड? बिग बॉस जीता, ये जीता, वो जीता। तो आपने कहा कि भाई मैं कोई बड़ा सा पुरस्कार जीत गया, तो आजकल कई शेल मतलब एनजीओज बनाकर उनसे पुरस्कार दिलवाया जाता है कि इनको नगद इतने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वो पुरस्कार आप ही खरीदते हैं। ठीक, आप जिस भी राज्य में हो, आप कोचिंग चलाते हो, कुछ चलाते हो, आपको हर साल फोन आएगा कि आपको भारत का श्रेष्ठ कोचिंग बनना है। क्या बनना है? तो इतने पैसे दे दो, आप ही का पैसा से आपको अवार्ड दे देंगे। अब मान लो मैंने वहां अपनी डर्टी मनी चंदे के तौर पर दे दी, और वो चंदा तो दिखाना नहीं है, और बाद में मुझे उन्होंने अवार्ड दे दिया। वो अवार्ड से मेरा पैसा टैक्स चुकाने के बाद और उनका हिस्सा काटने के बाद मेरे पास वापस आ गया। कुल मिलाकर आपको करना यह है कि किसी भी कारोबार में, व्यापार में अपने गंदे पैसे को इन्वॉल्व करके उसको सही तरीके से वापस लाना है। तो ये तरीका हो गया। बैंक कैप्चर मैंने कहा ही था कि जिसमें पैसे गोल गोल घुमाए जाते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट या न्यास का सीधा मतलब है कि आपने किसी एनजीओ के साथ, किसी रिलीजियस ट्रस्ट के साथ ये सौदा कर लिया कि भाई देखो आपको तो क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। अब आप ये बता दो कि आपके अरबों भक्त हैं, उन सब ने 10-10 रुपए दिए तो आपको 10 अरब रुपए मिले। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसे ही चंदा मिलता है। ठीक है, अब सच में आपके कोई भक्त नहीं है, ये 10 करोड़ रुपए मैं ही दे रहा हूं आपको, लेकिन आप बता दो कि आपके 1 लाख भक्तों ने 100 रुपए के हिसाब से दे दिए, मान लीजिए। अब ये जो 10 करोड़ रुपए हैं, इससे आप मुझे अपने आश्रम का कोई ठेका दे दीजिए, बिल्डिंग बनाने का, खाना बनाने का, आयोजन करवाने का। वास्तव में ये सब आयोजन और खाना और खर्चा कहां पर होगा? कागजों पर होगा। अच्छा, धार्मिक आयोजनों पर कोई प्रश्न भी नहीं उठाता है कि हमने इतने गरीबों का इलाज करवाया, इतनों की सेवा की एनजीओ के माध्यम से, इतने का भंडारा किया, और उस ठेके के तहत आपको जो पैसा आया आप बता देना भक्तों से आया, और आप मुझे चेक से टैक्स काटकर मैंने जो पैसा दिया था वो मेरे को वापस कर दीजिए। इस तरीके से मेरा जो गंदा पैसा था अब वो व्यापार से प्राप्त पैसा हो गया। अब मान लीजिए मेरे पास कोई मैं ब्यूरोक्रेट था, मैंने गलत तो मैंने बता दिया कि भाई मेरी वाइफ जो है
वो इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है और उसने बाबा जी का ये इवेंट मैनेज किया था और इसमें उसको इतना पैसा मिल गया और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। यहाँ टैक्सेशन का भी ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो यदि आपके साथ कोई बाबा ओझा एनजीओ वगैरह सेट है, और इसलिए आपने देखा होगा कि सारे बड़े आदमी जो हैं अपना खुद के ही एनजीओ बनाकर चलते हैं ताकि इस तरीके से पैसे घुमा सकें। हर बड़े आदमी के 4 एनजीओ होते हैं, समाज सेवा के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। ठीक। शेल कंपनियों का मतलब है ऐसी कंपनियां जो जमीन पर कोई काम नहीं करती हैं लेकिन कागजों में व्यापार करती दिखाई देती हैं। इन कंपनियों को झूठे नाम झूठे पते पर बनाया जाता है और बनाने के बाद इनसे अरबों का व्यापार दिखाया जाता है और उस व्यापार में अपनी डर्टी मनी को एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो मान लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, ये जमीन में कुछ नहीं कर रही है, तो वो जो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर इसी तरीके के आरोप है। मोदी गवर्नमेंट ने अभी भारत में हजारों कंपनियों को बैन किया है क्योंकि वो झूठी कंपनियां थी। तो ये कंपनियां बनाई इसलिए जाती हैं कि अवैध तरीके से जो पैसा आया है उस पैसे को कंपनी के वैध व्यापार में दिखाकर कागजों में सही कर लिया जाए। उसी को शेल कंपनियां या मोहरा कंपनियां कहते हैं। ठीक। राउंड ट्रिपिंग इकोनॉमिक्स की एक प्रोसेस है जिसमें कहा जाता है कि मान लीजिए इस देश में अमिताभ बच्चन या ऐश्वर्या राय ने 1 करोड़ रुपए कमाए, तो उस 1 करोड़ रुपए में उनको लगभग 36 लाख रुपए सरकार को देने पड़ जाएंगे इधर उधर से घुमाकर सारे टैक्स से। लेकिन इसी 1 करोड़ रुपए को यदि ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन पनामा में किसी कंपनी में निवेश करता हुआ दिखाएं, मतलब यहां पेमेंट ना लेके वहां लें और पनामा से भारत में निवेश करें, तो कई इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिस इन्वेस्टमेंट में उनको 15 रुपए टैक्स लगेगा। तो इसी तरीके से भारत में कमाए गए पैसे को पनामा भेजकर फिर भारत बुलाना, यही है राउंड ट्रिपिंग। और इसी में अभी पनामा लीक्स वाले मामले में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इन सबका नाम आया था कि ये लोग अपने टैक्स को चुराने के लिए, बचाने के लिए इस तरीके से पैसे को घुमाते हैं। तो राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से डर्टी मनी को भी घुमाया जा सकता है, जहां इसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, अब जैसे इस देश के लोग हैं वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं, लेकिन आतंकवादी जो होंगे वो डर्टी मनी को एब्जॉर्ब करने के लिए कर लेंगे। तो ये भी तरीका है राउंड ट्रिपिंग का। ठीक है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि इन तरीकों को आप समझ पा रहे होंगे। इसको पढ़ाने के दौरान लाइव क्लास में सबसे ज्यादा लोगों के मन में उत्कंठा आती है और उनके मन में ये भाव आता है कि नहीं नहीं सर, ये वाला समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा फिर से बताइए। तो अभी तो आप ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे। और मैं जानता हूं वो उत्कंठा इसलिए आती है क्योंकि उनको लगता है कि अभी करके देख लें। तो मैं ऐसे ही आपसे प्यार से कह रहा हूं कि भाई जब इतना हो जाएगा तो मुझ तक संदेश पहुंचा देना, अपन मिल बैठ के कुछ कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अभी वो उस भाव में मत जियो ना कि अभी कुछ है ही नहीं और बैठकर उसी में रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन करना है। अभी एग्जाम में लिखने के लिए जितना मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके जरूरी है वो पूछेंगे भी नहीं, वो मैंने आपको बता दिए टेक्निकल उसमें। अब उसमें शोध अनुसंधान करने की जरूरत नहीं। जब इतना हो जाएगा तो आप इस लायक भी हो जाएंगे कि कर लें। हालांकि वो दिन बहुत अच्छा दिन नहीं होगा, क्योंकि आशा यही है कि आप इस तरीके की डर्टी मनी से दूर रहेंगे। तो मेरा आपको ये पढ़ाने का उद्देश्य डर्टी मनी को लॉन्डर करना सिखाना नहीं है, बल्कि लॉन्डर कर रहे लोगों के तरीकों से आपको परिचित करवाना है, ताकि कल आप ईडी में जाएं या कहीं जाएं तो इन चीजों को रोक सकें। तो यही हुआ मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रविधियां या तरीके। अब हम इसके आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम भारत में और विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग की स्थितियों पर बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इतना संकट क्या कहेंगे, संकट का कारण इसलिए है, इतनी समस्याओं का कारण इसलिए है क्योंकि आईएमएफ के आंकड़े ये कहते हैं कि दुनिया में प्रतिवर्ष 15 खरब डॉलर, और मेरे ख्याल से अरब यदि बिलियन है तो खरब को ट्रिलियन कहते होंगे, तो 15 ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अवैध कारोबार है। यदि आप गेस करें कि इससे बड़े 2 अवैध कारोबार कौन से हैं, तो विल बी शॉक्ड टू नो दैट नंबर 1 पर है ड्रग ट्रैफिकिंग और नंबर 2 पर है प्रोस्टिट्यूशन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसों से अवैध जो काम किया जाता है वो ड्रग ट्रैफिकिंग है, दूसरे नंबर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन है। इसमें चाइल्ड एंड वुमेन
ट्रैफिकिंग सबसे मेन आता है, और तीसरे नंबर पर है मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध धन को वैध बनाने वाला कारोबार। 15 ट्रिलियन डॉलर मनी दुनिया भर में लॉन्डर की जाती है प्रत्येक वर्ष, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यही ड्रग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही होता है। अब प्रश्न ये है कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें इंडिया की स्थिति क्या है। तो ये माना जाता है कि एशिया में भारत मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, तो लार्जेस्ट सेंटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। हालांकि ईस्ट एशिया में, जापान में या यहाँ हांगकांग, ये सब भी सेंटर हैं, लेकिन इंडिया इज बिकमिंग द लार्जेस्ट सेंटर। इसको रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र साउथ एशिया का माना जा रहा है, और इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो वही है जो आपको याद रहना चाहिए या मैंने आपको समझाया था, वो कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति, जो हमने कहा था कि स्वर्णिम त्रिभुज और स्वर्णिम अर्धचंद्र के बीच में है। सो इंडिया इज सिचुएटेड इन बिटवीन गोल्डन क्रीसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, जो दुनिया में ड्रग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े सेंटर्स हैं, और भारत उनका ट्रांजिट पैसेज बनता है। और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ, ठीक है, इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स ने 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आपके नोट्स में वो नाम लिखा हुआ है, यानी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और उस रिपोर्ट का शीर्षक था मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध। और उसमें ये कहा गया था कि चूंकि भारत दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्णिम त्रिभुज और मध्य एशिया के स्वर्णिम अर्धचंद्र के बीच में स्थित है, इसलिए भारत में हवाला कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग कंपनियां, इन सब की भूमिका बढ़ रही है, और भारत में विभिन्न तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट, इलेक्टोरल फंडिंग्स, चुनावी फंडिंग, उसमें भी तो डर्टी मनी एब्जॉर्ब होती है ना अपराधों की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का नाम उल्लेखित किया था। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया कि जो रिपोर्ट 2018 में प्रकाशित की, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल फंडिंग है, इसके अलावा आपका ड्रग ट्रैफिकिंग है, रियल एस्टेट कारोबार है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, इन संस्थाओं के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग व्यापक पैमाने पर की जाती है। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति गंभीर होने का कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है। ये प्रश्न बना सकते हैं आप, इसमें रिपोर्ट का उल्लेख करके आप तरीका बता सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है। मैं अभी जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं वो ये है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा क्यों है। तो पहला कारण भारत की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे जो दूसरा कारण बताया जाता है, ठीक है, वो राजनीतिक समर्थन है। हमारे यहाँ राजनीतिक दल अपने चंदे के स्रोत को खुद उजागर नहीं करते हैं। गवर्नेंस वगैरह में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने चंदे का स्रोत उजागर नहीं करना चाहती, वरना चंदे और धंधे का खेल यानी याराना पूंजीवाद उजागर हो जाएगा। तो राजनीतिक दल जब खुद अपने चुनावी चंदे में एब्जॉर्ब करते हैं डर्टी मनी को, तो ऐसे में डर्टी मनी या मनी लॉन्ड्रिंग का सपोर्ट राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ होता है। और जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो पॉलिटिकल सपोर्ट को यह आप एक कारण के तौर पर बता सकते हैं। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा नगदी अर्थव्यवस्था का होना और असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का होना। नगदी होने के कारण ये पैसा डर्टी इंसर्ट करना आसान हो जाता है, और असंगठित होने के कारण हमें आय के स्रोत भी पता नहीं होते हैं। तो कैश एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो भारत को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक आदर्श के तौर पर बनाती है, ये कहा जा सकता है। चौथा कारण आप बताइए कि भारत में आर्थिक कानून बहुत कमजोर हैं। इकोनॉमिक अपराधों को कठोर कानूनों से जोड़ा नहीं जाता। हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको भी सम्मान की नज़र से देख लिया जाता है। हमारे यहाँ आर्थिक अपराधों के लिए कोई कठोर दंड की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ आर्थिक कानून इतने लचर हैं कि बड़े बड़े घोटाले करने वाले विदेश भाग जाते हैं। तो भारत में आर्थिक अपराधों को गंभीरता से ना लेना, ये कारण लिखिए।
और भारत में आर्थिक कानूनों का लचर होना, ये दूसरा कारण लिखिए। फिर एक तीसरा लिखिए, भारत में आर्थिक गुप्तचरी का प्रभावी ना होना, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। फिर एक कारण लिखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ होना। भाई यदि ये चीजें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उजागर भी होती हैं तो वो निचले लेवल पर सेटिंग के द्वारा ठीक कर ली जाती हैं। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार कारण है, वित्तीय गुप्तचरी ना होना कारण है, आर्थिक कानूनों का कमजोर होना कारण है, आर्थिक अपराधों को गंभीरता से ना लेना भी एक कारण है। ये 3-4 कारण आप वहां पर और जोड़ सकते हैं। फिर अगले हिस्से में एक कारण बताइए और बताइए कि भारत में पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार मजबूत नहीं है, यानी पूंजी बाजार की संस्थाओं के रूप में शेयर बाजार में बहुत सारे लूप होल्स हैं, सेबी उसको रेगुलेट अच्छे से नहीं कर पाती। और मुद्रा बाजार के अंतर्गत बैंकिंग घोटाला हमको बताने की जरूरत नहीं है, भारत में सीरीज ऑफ बैंकिंग फ्रॉड्स आप देखते हैं। तो हमारे यहाँ बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा से जुड़े संकट हैं, इसलिए बैंक कैप्चर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पूंजी बाजार में अलग हर्षद मेहता से लेकर अलग अलग घोटाले होते रहते हैं। तो हमारा वित्तीय संस्थानों का मजबूत ना होना ये सबसे बड़ा कारण है। वित्तीय संस्थानों में मुद्रा बाजार पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार पूंजी बाजार में बैंकिंग और शेयर बाजार, इन सब के कमजोर होने के कारण भी भारत में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। फिर एक कारण बताइए, भारत में मनी लॉन्ड्रिंग का कारण है कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियमों का पालन ना होना। हमारे यहाँ जो निजी कंपनियां हैं वो गुड गवर्नेंस के विचार को जब अपनाएंगी तो कॉरपोरेट गवर्नेंस कहलाता है। आपके एथिक्स में एक टॉपिक भी है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनियां अपने कामकाज में पारदर्शी और जवाबदेह होंगी, कंपनियां नियमों कानूनों से चलेंगी, कंपनियां गलत, अनैतिक या भ्रष्ट काम नहीं करेंगी। तो भारत में निजी कंपनियां जो हैं उनकी निगरानी प्रभावी नहीं है और वो कॉरपोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स को नहीं अपनाती हैं। एथिक्स में आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये भी एक कारण है जिसके कारण भारत में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा होती है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे आप काले धन की अर्थव्यवस्था को भी एक कारण बता सकते हैं और बता सकते हैं भारत में जितनी बड़ी रियल इकोनॉमी है लगभग उतनी ही बड़ी या उससे थोड़ी ज्यादा ब्लैक मनी की इकोनॉमी है, जिसे पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। और ये पैरेलल इकोनॉमी का जितना भी पैसा है ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्रोत है, जिसको डर्टी से क्लीन किया जाएगा, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध, नैतिक हो चाहे अनैतिक। तो भारत में ब्लैक मनी इकोनॉमी का बड़ा होना भी एक कारण के तौर पर है। आई थिंक ये 8-10 कारण पर्याप्त होंगे आपको ये बताने के लिए। तो प्रश्न है, भारत धन शोधन के क्षेत्रीय केंद्र के रूप में क्यों उभर रहा है? वाई इंडिया इज इमर्जिंग एज अ रीजनल सेंटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और मुझे उम्मीद है कि अब आप बता देंगे कि भारत ऐसे केंद्र के रूप में क्यों उभर रहा है। तो अब हम आखिरी हिस्से पर चर्चा करते हैं जिसमें हम मनी लॉन्ड्रिंग के दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे और दुष्प्रभावों को बताने के बाद ये बताएंगे कि कैसे इसको रोकने के प्रयास किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक आर्थिक अपराध है, इसलिए इसके आर्थिक प्रभाव तो होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग में गलत तरीके से पैसा कमाया जाता है, इसलिए इसके सामाजिक दुष्प्रभाव भी होंगे। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग जब टेरर फंडिंग से जुड़ जाता है तो इसके जुड़ी सुरक्षात्मक चिंताएं भी बढ़ती हैं। 3 हिस्सों पर आपके इसके प्रभावों की चर्चा कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आर्थिक दुष्प्रभाव ये हैं कि इससे अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रभाव बढ़ता है। ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो गलत पैसा आ रहा है अर्थव्यवस्था में, उसके अनुरूप उत्पादन नहीं है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिर अब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो कई बार पैसा आता है लेकिन कई बार पैसा देश से बाहर भी चला जाता है, तो इससे पूंजी पलायन होता है। ठीक, ये संकट के तौर पर बताया जा सकता है। पूंजी पलायन होगा, कई बार पूंजी निर्माण का संकट होगा, पूंजी निर्माण से निवेश का संकट होगा,
निवेश का संकट होगा तो उत्पादन का संकट होगा, उत्पादन का संकट होगा तो समृद्धि या ग्रोथ रेट का संकट आ जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का विकास या समृद्धि भी प्रभावित होती है। आप ये बता सकते हैं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग होगी तो देश में सरकार के पास राजस्व कम आएगा, तो वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे 5-6 प्रभावों को बताकर आप बता दीजिए कि धन शोधन एक आर्थिक प्रक्रिया है, इसलिए इसके दुष्परिणाम भी आर्थिक होते हैं। ये दोनों को जोड़कर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, अब देखिए, धन शोधन का सामाजिक दुष्प्रभाव यह है कि धन शोधन से आने वाला धन बेसिकली, अभी जो पिछला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, संगठित अपराध से प्राप्त होता है। और जब आपको पता हो कि इससे प्राप्त पैसे को आप वाइट बना लोगे, यूज कर लोगे, तो इससे संगठित अपराध प्रेरित होगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इससे तस्करी को बढ़ावा मिलेगा, इससे माफिया को बढ़ावा मिलेगा, इससे घोटालों को बढ़ावा मिलेगा, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हर तरीके से आप ये बता सकते हैं कि इससे ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ेगा। जितने रूप हैं चाहे बता दीजिए। दूसरा, जब गलत तरीके से आया पैसा यूज हो पाएगा तो लोग गलत तरीके से ही कमाना चाहेंगे, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा देश में, अनैतिक पैसे को लोग स्वीकार करने लगेंगे। तो यहां पर आप जितने भी अपराध होते हैं, तस्करी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, नकली नोट हैं, जितनी चीजें हैं, आप यहां पर संगठित अपराध के हमने कई प्रकार बताए थे, वो बता सकते हैं कि हर तरीके के, वैश्यावृत्ति है, जुआखोरी है, नशाखोरी है, सबको बढ़ावा मिलेगा, ऐसा बता दीजिए आप। सुरक्षात्मक चिंताओं के अंतर्गत सबसे प्रमुख चिंता है टेरर फंडिंग, आतंक का वित्तीयन। दूसरी चिंता है देश के अंदर विद्रोहियों को आर्थिक सहायता, जैसे नक्सलवाद है, नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही हैं, ये भी टेरर फंडिंग में ही आता है। तीसरे के अंतर्गत आता है देश के अंदर वाद को बढ़ाना, यानी असंतोष को बढ़ाना, जैसे जातिवाद, जैसे संप्रदायवाद, जैसे क्षेत्रवाद, यानी देश को कमजोर करने की कोशिश की जाती है इस डर्टी मनी से। ठीक है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक, सुरक्षात्मक चिंताएं हैं कि इस पैसे से देश की गोपनीय जानकारी को चुराया जाता है। ठीक, डर्टी मनी से देश के क्रिटिकल इंफ्रा तक, ये पढ़ाया था मैंने, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, सामरिक अधोसंरचना तक पहुंच सुनिश्चित की जाती है। तो जब इससे जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद फैलाया जाएगा, जब इससे आतंकवाद, नक्सलवाद फैलाया जाएगा, जब इससे देश की गोपनीय जानकारियां चुराई जाएंगी, जब इससे देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जब इस पैसे से देश के अंदर स्लीपर सेल तैयार किए जाएंगे, जब इस पैसे से देश के अंदर बम विस्फोटों को अंजाम दिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर धन शोधन जो होगा वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा। यानी धन शोधन देश के लिए सुरक्षात्मक चिंताओं को पैदा करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो यही धन शोधन से जुड़े दुष्प्रभाव हुए। ठीक, इन दुष्प्रभावों को और आगे ले जाना हो तो आप ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग पर्यावरणीय अपराधों को जन्म देगा, तो पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत राजनेताओं की छवि खराब होगी, प्रशासन की छवि खराब होगी। लेकिन मेरे विचार से इन 3 स्तरों पर ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए। तो प्रभाव के बाद अब हम अंतिम हिस्से पर चलते हैं कि भाई धन शोधन रोकने के लिए प्रयास क्या है, और इन्हीं प्रयासों को विस्तार से आपकी बुकलेट में समझाने की कोशिश की गई है, जिसको मैं सिनॉप्सिस के माध्यम से आपको दर्शाने की कोशिश करता हूं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के प्रयासों में पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में पहला होता है सम्मेलन और समझौते। कि अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत दुनिया भर के देश जुटते हैं और जुटकर वो लड़ाई लड़ने के लिए
कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम से रोकने के लिए काम करें। और सम्मेलन और समझौतों से निकलकर जो बनती है वो बनती है एक संस्था, संस्थागत प्रयास भी होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो पहला होता है कूटनीतिक प्रयास, जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा बनते हैं। यानी दुनिया भर में जो प्रयास हो रहे हैं हम उन प्रयासों में शामिल होंगे, तो ये डिप्लोमेटिक हो गए। लेकिन कूटनीतिक के अलावा हम वैधानिक स्तर पर प्रयास करते हैं, यानी हम कानून बनाकर, मजबूत कानून बनाकर इसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर हम अपने स्तर पर विभिन्न संस्थाएं बनाकर भी इस संकट से निपटने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब सम्मेलनों और समझौतों की एक लंबी श्रृंखला है, मतलब कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए हैं। ठीक है, इसकी एक लंबी श्रृंखला है, जिस पर मैं एक लिस्टिंग यदि आपको करके बताऊं कि कौन कौन सी सम्मेलन हुए हैं या कौन कौन सी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो सम्मेलन है उसे कहा जाता है वियना कन्वेंशन। (1988). ठीक है, फिर पेरिस कन्वेंशन की बात की जाएगी 1990, या 1989 ले लीजिए इसको, वियना कन्वेंशन के बाद। मतलब अलग अलग कन्वेंशन पर है। ठीक है, फिर स्ट्रासबर्ग है, हालांकि इतना सारा लिखने का मौका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिस्टिंग कर लीजिए, ये सब आपके नोट्स में। स्ट्रासबर्ग अभी समय ये नाम दिया जाता है। ठीक, स्ट्रासबर्ग के बाद कैरेबियन समूह, कैरेबियन ग्रुप, इसके द्वारा प्रयास किए गए ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सब सम्मेलन या संस्थाओं के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट जो लेटेस्ट है जिस पर बात की जा सकती है, या 2017 से जिस पर चर्चा चल रही है, वो है नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। इस सम्मेलन पर बात होनी चाहिए, ये लेटेस्ट नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन। ये सम्मेलन एक ग्रुप है जिसका नाम है एगमोंट ग्रुप, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। 2017 में सबसे पहले पेरिस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और फिर लेटेस्ट नवंबर 2019 में, नवंबर 2019 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, ये करंट से जोड़कर पूछते हैं, ये सम्मेलन आयोजित किया गया। तो यदि प्रश्न बनता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलनों की क्या भूमिका रही है, तब ये पूरा प्रश्न काम आएगा, जिसमें आप बताएंगे कि सबसे पहले 1988 में वियना में, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या को उठाया गया और ये कहा गया कि सभी देश कानून बनाकर, ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कठोर कानून बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करें और एक दूसरे के साथ सहयोग करें। यानी कई बार ड्रग लॉन्ड्रर एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो ये कहा गया कि मादक द्रव्यों की तस्करी को आपराधिक कानून से रोकें और इस दिशा में एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करें। कानूनों के द्वारा, घरेलू कानूनों के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। ये वियना कन्वेंशन की बात। पेरिस कन्वेंशन कोई अलग से सम्मेलन जैसी बात नहीं है। आपको यह समझना है कि 1989 में पेरिस को केंद्र बनाते हुए FATF नाम की संस्था की स्थापना की गई थी।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक, 1989 में G8 देशों ने, G8 मतलब विकसित देशों का समूह है, तो 1989 में G8 देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ FATF नाम का एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाया था, जिसका उद्देश्य था कि दुनिया भर के देशों की सरकारें आपस में मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए एक तंत्र का निर्माण करें। 1989 से 2001 तक ये हर तरीके की डर्टी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश करती थी। अक्टूबर 2001 से इसने अपने मिशन का विस्तार कर दिया और इसने मुख्य रूप से 2001 के बाद FATF ने टेरर फंडिंग को रोकने के लिए अपने आप को केंद्रित कर दिया। तो FATF नामक संस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए थी, 2001 के बाद से ये आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बन गई है। ठीक, लगभग 34 या 35 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे जुड़ी हुई हैं और ये अलग अलग समय पर सम्मेलन करके या अनुशंसाएं करके आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए बात करता है, और जो देश आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही भी करता है। इसी संस्था ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, जिसे हम ब्लैक लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने सुना होगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 40+9 रिकमेंडेशन दी हैं, ऐसा कहा जाता है, मतलब 40+9, तो 9 सिफारिशें शुरू की थी, 40 और दी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि उन सिफारिशों पर आपको जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको याद रखना हो तो याद रखिएगा, भारत में जिन कारणों से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है उन सबको रोकना ही FATF की सिफारिश है, कि कानून मजबूत होना चाहिए, गुप्तचरी मजबूत होनी चाहिए, ठीक, रियल एस्टेट कारोबार की निगरानी होनी चाहिए। तो वो सारे कारण जो भारत में हमने बताए थे, आप उन्हीं को FATF की सिफारिशों के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेरिस कन्वेंशन से जुड़ी बात है। स्ट्रासबर्ग जो अभिसमय की हमने बात की, स्ट्रासबर्ग अभिसमय 1990 में यूरोपियन देशों का एक आपसी समझौता था, जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बात कर रहे थे। तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने कहा था, यूरोपियन काउंसिल ने, कि यदि रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना है तो हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना पड़ेगा। तो स्ट्रासबर्ग अभिसमय उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन 1996 में हुआ। उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका के जो देश हैं, उन देशों ने, 21 देशों ने मिलकर कहा, किंगस्टन डिक्लेरेशन किया जाता है। कैरेबियन देशों में एक देश की राजधानी किंगस्टन, जमैका, तो किंगस्टन डिक्लेरेशन के माध्यम से यहां पर कैरेबियाई देशों ने मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने का निर्णय लिया, उसे कैरेबियन ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे बड़ी चीज जो हमने नो मनी फॉर टेरर शब्द का यूज किया है, कि 2001 के बाद FATF और एगमॉन्ट ग्रुप ये सब टेरर फंडिंग को रोकने के लिए जुड़ गए। तो नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कुछ मुद्दों पर बल दिया गया है, और उन मुद्दों को आपसे पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में, या जो नवंबर का सम्मेलन है उसमें क्या कहा गया है। नवंबर के सम्मेलन में यह कहा गया है कि इराक और सीरिया से अपना बेस खोने के बाद IS अपनी गतिविधियों को अब दुनिया भर में फैलाएगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की स्थितियां बढ़ सकती हैं। तो हमको IS की निगरानी प्रभावी बनानी होगी। ठीक है, दूसरी बात, अब टेरर फंडिंग के लिए नए रूपों पर, मतलब क्या कहेंगे, या टेरर फंडिंग रोकने के लिए कुछ देश जो सपोर्ट करते हैं, सहयोग और ईमानदारी बहुत जरूरी होगी। दुनिया के देशों को यह दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में वो आतंकवादियों के साथ नहीं हैं। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात इन्होंने की। तीसरी बात उन्होंने कही कि अब टेरर फंडिंग में क्रिप्टो करेंसी, कैशलेस लेन देन, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो ये कहा गया कि ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह जो हैं, तो हमको साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा यदि हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहते हैं, ये बात की गई। ठीक, चौथी बात ये की गई कि इसमें गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप भी होनी चाहिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा हिस्सा उद्योगों से, व्यापारों से जुड़कर जाता है। तो लोक निजी सहभागिता की बात यहां पर की गई है। और 5वें हिस्से में बात की गई है सिविल सोसाइटी की निगरानी की,
जहां पर एनजीओज आते हैं, वीओज आते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट आते हैं। तो गैर सरकारी संगठन हो, स्वयंसेवी संगठन हो, धार्मिक ट्रस्ट हो, इनकी प्रभावी निगरानी की जानी चाहिए। आप इन 5 बिंदुओं पर केंद्रित करके भी बता देंगे कि इन सब तरीकों से आतंकवाद के लिए फंडिंग की जा रही है और हमको इस फंडिंग को रोकने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, भारत ने इस सम्मेलन में इस बात को भी उठाया कि जो देश टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और दुनिया के देशों को इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखना नहीं चाहिए। आपकी जानकारी के लिए 2020 में यह सम्मेलन भारत में प्रस्तावित है। अब कोविड संकट के बाद यह सम्मेलन इस बार नवंबर दिसंबर में हो पाएगा, इस बात की मुझे संभावना नहीं लगती है। पर नो मनी फॉर टेरर का जो तीसरा सम्मेलन था वो भारत में होने वाला था। आपको ये याद रखना है, ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें मंत्री स्तर के अधिकारी भाग लेते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। ठीक है, संस्थागत स्तर पर एफएटीएफ की भूमिका बताएं, ये प्रश्न हो सकता है। ठीक, और एफएटीएफ के उससे बचने के लिए पाकिस्तान ने अभी कुछ नए प्रयोग किए हैं जिसके अंतर्गत उन्होंने आतंकी संगठनों के नाम बदल दिए हैं, उन्हें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में बदल दिया है और दिखावे के लिए 2-4 पर कार्यवाही भी की है। एफएटीएफ ने उनको एक्चुअली 20+ पॉइंट का एजेंडा दिया था या 34 पॉइंट दिए थे कि यदि आप इनको पूरा नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और फिर जब उसने पूरे नहीं किए तो उसे चेतावनी भी दी गई, लेकिन चीन उन्हें बचाता रहा और अब उन्होंने दिखावे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको यह ध्यान रखना है। ठीक, एक दूसरा समूह जिसका नाम आया है, जिसका नाम है एगमोंट ग्रुप। याद रखिएगा, एगमोंट समूह जो है वो दुनिया भर के देशों में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के नेटवर्क को बनाने से जुड़ा है। वित्तीय गुप्तचरी इसको बढ़ाने से जुड़ा है। ठीक है, तो दुनिया भर के देशों में वित्तीय गुप्तचरी को प्रभावी बनाने के लिए, वित्तीय गुप्तचरी को मजबूत बनाने के लिए जो समूह काम करता है उसका नाम है एगमोंट ग्रुप। इसके कहने पर ही दुनिया भर में देशों द्वारा एफआईयूज बनाए गए हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, और ये कहा गया है कि एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। भारत में भी एफआईयूज की स्थापना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। ये एफआईयूज ही वित्तीय गुप्तचरी के माध्यम से अवैध धन के स्रोत का पता लगाते हैं और फिर उन पर कार्यवाही करने की सिफारिश वो पुलिस को, एनआईए जांच सीबीआई को या ईडी को, इन सब को सिफारिश करते हैं कि आपके द्वारा इन पर कार्यवाही की जानी चाहिए, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये सबको बताते हैं। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वित्तीय आसूचना इकाइयों का एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसे एगमोंट समूह कहा जाता है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ये दुनिया भर के देशों में वित्तीय गुप्तचरी को मजबूत बनाने और वित्तीय गुप्तचर एजेंसियों के बीच आपस में सहयोग को बढ़ाने, ठीक, और इससे जुड़े कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की बात करता है। 3 पॉइंट बताया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को बढ़ाना, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का आदान प्रदान करना और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से जुड़े लोगों को क्या करना, ट्रेनिंग देना, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, इसके लिए काम करता है। इसको आपको याद रखना है, एगमोंट समूह को। अब इतना मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा। 2 हिस्सों में पूछ सकते हैं, सम्मेलन समझौतों की भूमिका, फिर अलग से पूछ सकते हैं नो मनी फॉर टेरर की भूमिका, और वहां पूछ सकते हैं एफएटीएफ का रोल क्या है और एगमोंट समूह का रोल क्या है। अब हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं। इंडियन कंटेक्स्ट की यदि हम बात करें तो भारत एफएटीएफ समूह का हिस्सा है। भारत एगमोंट समूह से जुड़कर काम करता है। भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों का पालन किया जाता है, ये पहला पॉइंट बता देंगे। सबसे प्रमुख जिस पर प्रश्न बन सकता है वो ये है कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए धन शोधन निवारक कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पारित किया गया है, पीएमएलए 2002। और इस कानून को विस्तार से पूछा जा सकता है कि पीएमएलए कानून क्या है, पीएमएलए कानून के माध्यम से धन शोधन को रोकने के लिए कैसे प्रयास किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अमेंडेड इन 2012 एंड 2019, जिसे 2 बार संशोधित किया गया है। ठीक, ये आपके नोट्स में विस्तार से दिया हुआ है, जिसमें वही बताया गया है कि अलग अलग धाराओं के अंतर्गत धन शोधन को रोकने के लिए क्या क्या
किया जाता है। तो 2002 का ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, लाया गया था। इसे जुलाई 2005 से लागू किया गया है। इस कानून के तहत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों को पता लगाया जाता है और फिर उन्हें विभिन्न जांच एजेंसियों को, ठीक, आरोप साबित करने के लिए आवश्यक आंकड़े जुटाकर पुलिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ईडी को दे दिया जाता है ताकि वो उससे जुड़ी कार्यवाही कर सकें। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारे मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट से जुड़ी सभी संस्थाओं की निगरानी की जाती है, यानी बैंकों की निगरानी की जाती है, शेयर बाजार की कंपनियों की निगरानी की जाती है, सारी संस्थाओं की निगरानी की जाती है। ठीक है, अधिनियम के सेक्शन 3 में मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित किया गया है, जिस परिभाषा को आगे ले जाकर विस्तार भी दिया गया है कि इसके अंतर्गत किन किन को मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को शक्तियां प्रदान की गई हैं जो सिविल कोड से जुड़ी हैं, जिसके तहत वो संपत्ति की कुर्की कर सकता है, इसके अलावा संपत्ति जब्ती के आदेश दे सकता है, ये सारी चीजें बता सकते हैं। क्लियर है? इसी एक्ट के तहत बैंकों को केवाईसी मानकों को मजबूत बनाने के लिए भी कहा गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की प्रमुख बातें क्या हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप बताइएगा कि 2012 के अंतर्गत सेक्शन 3 की परिभाषा को विस्तार दिया गया, यानी कई नए अपराधों को भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत जो जुर्माना था और दंड था उसको कठोर बनाया गया। पहले क्या था, 5 लाख रुपए तक की सीमा थी कि इससे ज्यादा का आपको जनरली दंड नहीं मिलता था। इस सीमा को हटा देने का मतलब है आपको 5 करोड़ का भी दंड हो सकता है। तो जब सीमा की लिमिट हटाई गई तो परिभाषा का विस्तार और दंड की सीमा का विस्तार, ये 2012 है। 2019 का संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक, जिसमें यह कहा गया है कि अब ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा, अब ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, ये सब नई चीजें हैं। इसके अंतर्गत अपराध के दायरे का और नए नए अपराधों का विस्तार किया जाएगा, यानी नए अपराधों को शामिल किया जाएगा। ठीक, इसके अंतर्गत सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अंतर्गत, 17 में तलाशी होती है और 18 के अंतर्गत, मतलब तलाश और गिरफ्तारी से जुड़े हैं 17, 18। तो जो तलाशी और गिरफ्तारी से जुड़ी जो सीमाएं थी वो हटा दी जाएंगी। जैसे आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून में होता है, तो बिना जानकारी के छापा मारा जा सकता है, डिटेन करके रखा जा सकता है। तो यहां पर तलाशी और गिरफ्तारी से जुड़े अधिकारों को बढ़ाया गया है। ठीक, ये कहा जा सकता है। इसके अलावा एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के प्रयासों को सरकारी स्तर पर, नीतिगत स्तर पर मजबूत बनाने की बात है। ये सब आपके नोट्स में दिया हुआ है, तो आपको इन जनरल ये तैयार कर लेना है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है और इसके माध्यम से किस तरीके से हम धन शोधन को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसके बाद यदि हम संस्थागत स्तर पर चर्चा करना चाहें तो भी अलग से प्रश्न बन सकता है कि भारत में धन शोधन रोकने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं या कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक सेल बनाया गया है आतंकवाद से लड़ने के लिए। इसे कहा जाता है अ कॉम्बैट सेल टू कंट्रोल द फंडिंग ऑफ टेरर। आतंकवाद के वित्तीयन को रोकने के लिए एक विशेष सेल बनाया गया है, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एक विशेष सेल बनाया गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में आप ये कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए संस्थागत स्तर पर यह काम किया गया है। ठीक, दूसरे लेवल पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करता है। 1985 में गठित एक संस्था है जो आर्थिक अपराधों की निगरानी करती है, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो। केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, ठीक है। ये जो ब्यूरो है ये एक तरीके का मंच है
जो सीबीआई को, ईडी को, रॉ को, इनको आर्थिक गोपनीय सूचनाओं को के संदर्भ में एक दूसरे से जोड़ता है। तो सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो वो नोडल एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों में काम कर रही संस्थाओं को आपस में जोड़ती है। इसको आपको याद रखना है। इसमें एक आर्थिक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस विंग है, इसमें एक कोफे पोसा विंग है जो फॉरेन करेंसी के मिसयूज से जुड़ा हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन विंग है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसी ब्यूरो ने फिननेट नाम का एक प्रोजेक्ट चलाया था। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फिननेट नाम का प्रोजेक्ट चलाया था, प्रोजेक्ट फिननेट। इसके अंतर्गत वित्तीय सूचनाओं के संग्रहण संप्रेषण के नेटवर्क को बनाने की बात थी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने की बात थी। इसके अलावा ईडी का नाम आप हमेशा ले सकते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय नामक संस्था काम करती है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अलावा मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, चंडीगढ़ में इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। ईडी का प्रमुख काम फेमा उल्लंघन के मामलों को देखना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है एक, और फेमा के अलावा अब ये पीएमएलए उल्लंघन के प्रावधानों को देखती है। तो वो जांच एजेंसी जो फेमा और पीएमएलए कानून के अंतर्गत, ठीक है, हुए आर्थिक अपराधों की जांच करती है उसे ईडी कहा जाता है। तो ये आप फाइनेंशियल संदर्भ में बात कर सकते हैं। इसके अलावा इस ब्यूरो के साथ जोड़कर भारत में ढेर सारी एफआईयूज काम करती हैं जो एगमॉन्ट समूह से जुड़कर हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय। तो यदि सूचना संस्थाओं के संदर्भ में कहें तो आप बता सकते हैं कि भारत में 3-4 प्रकार की संस्थाएं हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम कर रही हैं। इसके बाद भी यदि आपका लिखने के लिए मन हो तो आप बताइएगा कि भारत में कुछ कानून इनडायरेक्टली भी, ठीक, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक हुए हैं, जैसे नोटबंदी कानून, जैसे बेनामी संपत्ति कानून जिसे 2016 में नए सिरे से लाया गया है। तो नोटबंदी कानून हो गया, बेनामी संपत्ति कानून हो गया। काले धन रोकने के लिए हमने जितने भी प्रयास किए हैं, रणनीतियां लगाई हैं, वो सारे आपके मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक होंगे। तो कभी इकोनॉमिक्स से जोड़कर पूछ सकता है कि भारत में ब्लैक मनी रोकने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं, तो आप एक नोटबंदी कानून का उल्लेख करेंगे, एक बेनामी संपत्ति निषेध कानून 2016 जो है उसका उल्लेख करेंगे, और एक कानून भारत में 2018 में भी बना है जिसका नाम है भगोड़ा अपराधी। ये जब विजय माल्या से लेकर ललित मोदी से लेकर सब लोग भागने लगे तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम या भगोड़ा अपराधी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, इसी के तहत उनकी संपत्तियों को जब्त करने की बात है, इसी के तहत, ठीक, मुकदमा चलाने की बात है, विशेष अदालतों को लगाने की बात है, ठीक, उन्हें सिविल की जगह क्रिमिनल ऑफेंस से जोड़ने की बात है। तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून भी इसके अंतर्गत आता है। तो आप बोलिए कि ये कानून भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक हैं। अब सबसे टफ स्थिति ये हो सकती है कि इनमें से किसी कानून विशेष को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग पर सवाल पूछा जाए, तो वो तो इंडिविजुअल है जिसको आप यदि नोट्स के अंतर्गत देखेंगे तो इन कानूनों पे विस्तार से दिया हुआ है। इसमें जो नहीं दिया था वो मैंने आपको सिनॉप्सिस बनाकर, कॉन्सेप्ट बनाकर क्लास में समझाया है। तो कुछ तुम करो, कुछ हम करें। थ्रू आउट द प्रोसेस हमारी कोशिश यही रही है कि आपको ये बताया जाए कि नोट्स में जो दिया है वो नोट्स से पढ़ लीजिए और नोट्स में जो नहीं दिया है उसको क्लास से करिए, और दोनों को मिलाकर आप पूरा करिए। तो उम्मीद है कि अब आप मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े विषय पर बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।